नमस्कार। प्राकृतिक कृषि के विषय में मैं विनोद कुमार सचान। जैसा कि मैंने बताया कि प्राकृतिक कृषि को मैं कई भागों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्राकृतिक कृषि के पहले भाग में मैंने भूमि की उर्वरता को बढ़ाने की बात की। प्राकृतिक कृषि 2 में मैंने कहा जलवायु को ठीक करना, यानी कि जलाशय बनाने और पेड़ लगाने। और प्राकृतिक कृषि भाग 3 में विषय था कि जो बायोडाइवर्सिटी उसको मजबूत बनाना है। लेकिन वो पुरानी जो 3 विषय थे वो उसमें जब तक चौथा विषय ऐड नहीं होता तब तक प्राकृतिक कृषि संभव नहीं है। प्राकृतिक कृषि का एक जो चौथा स्तंभ है वो है कि परिवार की ज़रूरतों के अनुसार फसलों का नियोजन। हमारे किसान भाई हर वर्ष ये बात उनके जेहन में आती है और दिखाई देता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि किसान का टमाटर बिका नहीं, उसको फेंकना पड़ा। किसान का गेहूं सरकार ने एमएसपी रेट तय किया 1965 रुपये, लेकिन 1965 में पूरा गेहूं बिका नहीं। और ये सारी चीज़ें सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन जो एमएसपी है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर हम प्राकृतिक कृषि की ओर नहीं लौटे तो किसी की हैसियत नहीं है कि किसी फसल का एक अगर एमएसपी तय कर दिया जाए, उस एमएसपी पर वो सब किसानों की उपज को खरीद ले। कारण एक ही है, इस देश को, इस संसार को कई प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत है। और मैंने क्या किया कि हमको जिस कृषि में ज़्यादा फायदा होता है, जिस फसल में रिस्क कम है, फायदे ज़्यादा नज़र आते हैं, वो फसल मैं करता हूँ। फिर वो प्राकृतिक कृषि का हिस्सा नहीं रहती। तो प्राकृतिक कृषि भाग जो 4 है, उसकी जो मुख्य अवधारणा है, खेती की मुख्य अवधारणा क्या है? खेती लोग क्यों करते हैं? परिवार की ज़रूरतों के अनुसार फसलों का नियोजन। यानी हम खेती जब करें तो पहले ये देखें कि मेरी अपनी ज़रूरत क्या है। तो अपनी ज़रूरत में आप परिवार में किसी किसान के यहाँ मान लो 6 फैमिली मेंबर हैं, तो 6 फैमिली मेंबर को साल भर में 4 कुंटल आटे की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे रोटी बनाएंगे। 1 कुंटल दाल की ज़रूरत पड़ेगी कि दाल रोटी, चूँकि रोटी का भोजन का मुख्य हिस्सा है दाल। फिर हम पूड़ी पराठे बनाते हैं या सब्जी में तड़का लगाते हैं, दाल में तड़का लगाते हैं, तो उसके लिए तेल की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे कुछ सब्जियां चाहिए, सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी, फल की ज़रूरत पड़ेगी। घर की मरम्मत के लिए, फर्नीचर के लिए इमारती लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। आपके घर में गाय बैल भैंस हैं तो उनको भी चारे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर चूल्हे से हम खाना बनाते हैं तो हमको जलाऊ लकड़ी भी चाहिए। अगर कुछ बकरी पालन करते हैं तो बकरियों के लिए भी चारा चाहिए। यानी जो फैमिली है ना, जो किसान का परिवार है, उसमें किसान का घर है, उसके फैमिली मेंबर हैं, उसके घर में पाले गए पशु हैं, तो इनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख कर के जब हम खेती करते हैं तो उसको कहते हैं कि हमारा नियोजन, फसल नियोजन परिवार की ज़रूरतों के अनुसार है। अभी हो क्या रहा है, कुछ क्षेत्रों में किसान केवल धान बोते हैं, पानी नहीं है, पानी भूगर्भ जल से निकालते हैं। लेकिन चूंकि धान एक ऐसी फसल है जिसमें पता है उनको 50 कुंटल 1 हेक्टेयर में मिल ही जाएगा और 1,500 रुपये की वैल्यू मिल जाएगी, तो 75,000 का हो ही जाएगा, बेशक उनकी लागत 50,000 आती हो। यानी वो ज्वार नहीं बोएगा, उर्द नहीं बोएगा, तिल नहीं बोएगा, केवल धान बोएगा। अगर पानी है तो धान ही बोएगा। रबी की बात करें, अगर पानी है तो गेहूं बोएगा। उसकी उर्वरा शक्ति खेत की चाहे कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो, पानी चाहे 300 फुट नीचे क्यों ना चला गया हो, लेकिन वो गेहूं ही बोएगा। अब जो धान बोएगा, गेहूं बोएगा, कुछ किसान इधर तराई बेल्ट में चले जाएंगे तो केवल गन्ना बोएंगे। यानी जब गन्ने का पेमेंट मिलेगा तब वो गेहूं खरीदेंगे, चने खरीदेंगे और तेल खरीदेंगे। कुछ किसान केवल आलू ही बोएंगे, आलू बेच करके वो अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। तो ये प्राकृतिक कृषि का हिस्सा नहीं है। प्राकृतिक कृषि में क्या है कि हमको रोटी चाहिए, 40% जो हमारे
ज़मीन का एरिया है उसमें रोटी का इंतज़ाम करना है 40% में। यानी कि खरीफ अगर ये है तो इसका 40%, 1 हेक्टेयर अगर ज़मीन है तो उसके 40% हिस्से में खरीफ की बात करेंगे तो ज्वार बाजरा की खेती हमें करनी पड़ेगी। रबी में इसी हिस्से में मैं गेहूं करूंगा। अगर हमारी ज़मीन की उर्वरता कमज़ोर है और गेहूं बोना ज़रूरी है, मान लो इसमें ऑर्गेनिक कार्बन 0.2% है और मुझे मालूम है कि हम इसमें आगे रबी की फसल में गेहूं करेंगे, तो गेहूं में हम बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरक डालने पड़ेंगे तभी गेहूं पैदा होगा। तो हम खरीफ में इसमें हरी खाद की बुआई करेंगे, तब जा कर के इसमें गेहूं करेंगे। फिर हमें दालें चाहिए, 20% हिस्सा हम दाल का रखेंगे, यानी खरीफ में उर्द, मूंग, अरहर की फसल करेंगे और रबी जब आएगी तो उसमें चना, मटर, मसूर की खेती करेंगे। फिर हमें तेल चाहिए, तो फिर हम इस 10% हिस्से में, 20% हिस्से में दाल कर रहा था, 10% हिस्से में तिलहनी फसल बोऊंगा। तिल है, मूंगफली है, सोयाबीन है। राई में जब तिलहन पैदा करेंगे तो राई है, सरसों है, अलसी है, ऐसी फसल बोएंगे। शेष जो हिस्सा है हम उसमें जलाऊ लकड़ी की बात करेंगे। जैसे कपास बो करके हमको जलाऊ लकड़ी मिलती है, अगर चूल्हे से खाना बनाते हैं। अरहर से हमको जलाऊ लकड़ी मिलती है। फिर हमारे पास पशु भी हैं, तो पशु चारा 10% एरिया हम अपने पशुओं के चारे की फसल बोएंगे। जैसे कि मैं मान लो इधर मैं ज्वार बो देता हूँ और रबी में मैं जई करता हूँ, जई पशु चारा है, या बरसीम करता हूँ। अभी क्या हो रहा है, किसान 1 हेक्टेयर का किसान पूरे में धान बोएगा, फिर उस सीजन में पूरे में गेहूं बोएगा। इससे क्या हुआ कि धान में अगर बारिश नहीं हुई तो ज़मीन का 1 हेक्टेयर धान को उगाने के लिए कम से कम 30-35 लाख लीटर पानी ज़मीन के नीचे से निकालेगा। और फिर उधर गेहूं बोएगा तो गेहूं में तो निकालना ही है 25 लाख 30 लाख लीटर। यानी 1 हेक्टेयर का किसान ज़मीन के नीचे से 55 से 60 लाख लीटर पानी निकालता है। तो ये प्राकृतिक कृषि का तो हिस्सा हो नहीं सकता है। प्राकृतिक कृषि में तो मैंने जैसे पहले बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन ये प्राकृतिक कृषि के हिस्से हैं। अगर हमारी किसी भी क्रियाकलाप में, फसल उत्पादन की किसी भी प्रणाली में अगर मेरे दिमाग से ये बात निकल जाती है कि भूमि की उर्वरता को बचाना है, भूगर्भ जल का दोहन रोकना है, जैव विविधता को नष्ट होने से बचाना है, तो फिर मैं जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि की ओर मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, या मेरे प्राकृतिक कृषि समझ में नहीं आ रही है। तो प्राकृतिक कृषि का जो भाग 4 है जिसमें फसल का नियोजन है, उसमें मैं बता दूं आपको कि आप खूब संसाधन वाले किसान हैं और आपके यहाँ बेशक प्राकृतिक संसाधन भी ठीक है, लेकिन उनको निरंतर बनाए रखने के लिए हमको जो फसलों का नियोजन करेंगे तो अपने परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके फसलों का नियोजन। इसका एक कारण है, अगर मेरे किसान भाई ये फसलों के बोने का नियोजन अपने परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा कि मान लो उनके खेत में गेहूं पैदा हो गया 15 कुंटल और उनको ज़रूरत है 5 कुंटल की, फिर मार्केट में 10 कुंटल की ज़रूरत है, तो उसका जो प्राइस है ना, जैसे अभी मैं सोचता हूँ कि 1965 रेट है लेकिन मेरा तो साहब 1500 रुपये में बिका, फिर 1965 का रेट होगा। और हो सकता है अगर फसलों का नियोजन परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से हो रहा हो तो सरकार का MSP 1965 हो लेकिन आपका गेहूं 2100 बिके। ये 1500 में सिर्फ इसलिए बिकता है क्योंकि गेहूं देश की ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो गया। कोई भी फसल जब देश की ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होगी तो मैं फिर आपको बता दूं, कोई भी कानून उसको वो रेट नहीं दिला सकती जो रेट उसको मिलना चाहिए। तो जो रेट अगर आपको किसी भी फसल का अच्छा चाहिए तो हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खेती करनी है। अभी क्या हुआ कि गन्ने का रकबा बढ़ता जा रहा है, आलू का रकबा बढ़ता जा रहा है, धान का रकबा बढ़ता जा रहा है, तो हम तेल की कमी पड़ रही है देश में, दालों की कमी हो गई देश में, तो तेल की जब कमी होती तो फिर क्या धंधा शुरू हो जाता है, मिलावटी तेल।
तो प्राकृतिक कृषि के भाग 4 में किसान भाइयों को केवल एक ही प्रयास करना है, और आज की परिस्थितियों में लालच का दिमाग से हटा दीजिए। एक ही प्राकृतिक कृषि का एक और जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य एक ही है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे उज्जवल हो। तो आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्राकृतिक कृषि का सपना देखना है। और अगर तय कर रखा है कि नहीं, हमें आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की कोई चिंता नहीं, तो फिर प्राकृतिक कृषि की बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो ये मैकेनाइज और रासायनिक कृषि में डटे रहिए, और जब तक ज़िंदगी चलती चलने दीजिए। लेकिन नहीं, अगर एक भाव, थोड़ा सा भी 1% भी भाव ऐसा है कि नहीं, खेती सनातन है, खेती निरंतर है, खेती आने वाली पीढ़ियों को भी पालेगी, तो प्राकृतिक कृषि के भाग 4 को समझना पड़ेगा। हमें ऐसी फसलें जो नकदी फसलों का लालच है ना, नकदी फसलों के लालच से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से फसल, और एक रीजन और भी है, जब आप प्राकृतिक कृषि करेंगे, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करेंगे, तो आपको शुद्ध फसल मिलेगी, शुद्ध उपज मिलेगी, और आप जो खाएंगे आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मन स्वस्थ रहेगा, अस्पतालों में आपका पैसा नहीं जाएगा। और जब आप बाहर से खरीद करके लाएंगे गेहूँ, तो पता नहीं कितना रसायन डाला गया हो, बाहर से खरीद के लाएंगे सब्जियां, तो पता नहीं कितना रसायन डाला गया हो। तो बाजार का आदमी जो शहर में रहता है, वो एक बार अगर केमिकल खाने के लिए मजबूर है, तो उसकी बात तो समझ में आती है, क्योंकि वो खेती नहीं करता, उसके पास ज़मीन नहीं है, उसे बाजार से खरीद के लाना है, तो जो मर्जी होगा बेबसी में वो खाएगा। लेकिन किसान जब रसायन खाता है ना, तो दुख होता है। तो किसान भाइयों से अपील है, अनुरोध है कि प्राकृतिक कृषि के भाग 4 को समझें और क्या करें, अपने परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से फसलों का नियोजन करें। और इस नियोजन में एक और चीज़ होती है, अपने आप, जो मैं बात पिछले एपिसोड में कर चुका ना, भाग 3 में जैव विविधता का संरक्षण, इसमें जैव विविधता का संरक्षण भी हो रहा है। और जो मैंने पानी की बचत की बात की थी, इसमें पानी की बचत भी हो रही है, क्योंकि अब मेरा 40% हिस्सा ही ऐसा है जिसमें मैं भूगर्भ जल का दोहन करूँगा, 60% हिस्से में भूगर्भ जल का दोहन रुक जाएगा। तो परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से फसलों का नियोजन, ये प्राकृतिक कृषि का भाग 4 है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।